वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है। ये इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है नई आर्थिक नीति। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के दौरान हम क्या क्या किस विषय में पढ़ेंगे। तो जो नई आर्थिक नीति है वो 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। क्यों लागू की गई थी उसके कारण पढ़ेंगे। और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत तीन जो थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 कदम उठाए गए थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। तो नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्या थी, या फिर आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें नई नीति बनाने की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी, हमारी जो पहले की जो नीतियाँ थी वो सही नहीं थी क्या। तो इसके बारे में हमें देखना है। इसके कारण पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति लागू करने की क्या आवश्यकता थी या फिर आर्थिक सुधारों की क्या आवश्यकता थी, दोनों एक ही बात है। तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण है राजकोषीय घाटा। तो आपको समझना होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। आप नाम से ही देख रहे, राजकोषीय घाटा मतलब किसी चीज में गिरावट हो रही है, घाटा हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा हमें समझना होगा। राजकोषीय घाटा एक वर्ष के दौरान क्या किया जाता है, किसी भी देश में एक वर्ष के दौरान यह देखा जाता है कि जो आय है, मतलब कि राष्ट्र की, उस देश की जो आय है और उस देश का जो व्यय है, किसी भी मद पर, किसी भी वस्तु पर या सेवा पर जो व्यय किया गया है, उनकी तुलना की जाती है। यानी कि आय और व्यय, जो टोटल इनकम होती है और जो टोटल व्यय होता है, उन दोनों की आपस में तुलना की जाती है। अगर आय से ज़्यादा व्यय निकल के आता है, यानी कि जो हमने उत्पादन किया उनसे हमारी जो राष्ट्रीय आय बनी है, यानी कि जो कुल आय है, अगर उससे ज़्यादा खर्च किया गया है, व्यय किया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आय पर व्यय की अधिकता को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब इसे एक अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अपने घर का भी उदाहरण ले सकते हैं। हमारे घर में जब हम एक महीने के दौरान यह देखते हैं कि हमारे जो दैनिक खर्च है उसमें, यानी कि जो हम व्यय करते हैं वस्तुओं पर, सेवाओं पर, जो हम व्यय करते हैं, जो खर्च करते हैं, अगर वह हमारी इनकम से ज़्यादा, आय से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इससे हमें घाटा होता है कि जितनी आय है हमने उससे भी ज़्यादा क्या कर दिया, व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। तो हमारे लिए घाटे की बात है। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है एक देश के संबंध में। जब हम एक वर्ष के दौरान अगर किसी देश में आय पर व्यय की अधिकता होती है तो उसको ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और जब यह हो कि जो व्यय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिन वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जा रहा है, वह अगर गैर विकासात्मक कार्यक्रमों पर व्यय किया जा रहा है, यानी कि जिससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इससे तो हमारे देश का नुकसान हो रहा है। अगर सरकार व्यय कर रही है फिर भी हमारे देश में कोई वृद्धि नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा है, गैर विकासात्मक कार्यक्रमों में व्यय किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारे देश को नुकसान होगा। जो नुकसान है उसे झेलना पड़ेगा। तो ये और भी ज़्यादा भारी पड़ जाता है जब हमारे देश में राजकोषीय घाटा होने के बावजूद भी जो व्यय है वो गैर विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा होता है। इसके कारण क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार को उधार लेना पड़ता है किसी विश्व बैंक से, जैसे कि उधार लेना पड़ता है। तो क्या होता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है, जो वस्तुओं की कीमतें होती है वो बढ़ा दी जाती है, या फिर जो टैक्स होता है उसे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सरकार के पास धन आ सके और जिससे वो उस उधार को कम कर सके, राजकोषीय घाटे को कम कर सके। तो जो राजकोषीय घाटा होता है एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित होता है। तो उस समय जब हमारे 1991 से पहले की जो स्थिति थी, उस समय हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत अधिक हो गया था, जिसके कारण भी क्या है, हमारे आर्थिक सुधार की आवश्यकता हमें दिखाई दी और नई आर्थिक नीति जो लागू करने की भी आवश्यकता हमें दिखाई दी। क्योंकि उन रणनीतियों से अगर हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है और उसके देश का और जो राजकोषीय घाटा है उसमें वृद्धि हो रही है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। तो इसलिए हमें क्या है, नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी।
अब आगे देखिए भुगतान शेष घाटा। तो ये जो नाम है ये राजकोषीय घाटा तो आप समझ गए होंगे जब आय पर व्यय की अधिकता होती है। अब भुगतान शेष घाटा देखिए, जब हम शेष विश्व के साथ यानी कि जो बाहरी विश्व है अपने देश के अलावा जो और भी देश होते हैं विश्व में, तो जब हम शेष विश्व के साथ क्या करते हैं, आर्थिक लेन देन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आर्थिक लेन देन का मतलब है जब हम धन का लेन देन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो कुल प्राप्तियां और जो मतलब कि हमें कितना प्राप्त हो रहा है और हम कितना भुगतान कर रहे हैं। अगर हम कोई वस्तु बाहर से लेते हैं तो उसका हम भुगतान भी तो करते हैं, तो हमारी कितनी कुल प्राप्तियां हैं और कितना भुगतान किया जा रहा है उसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, भुगतान शेष घाटा कहलाता है। कुल प्राप्तियों में से जब कुल भुक्त लिखा है यहाँ पे भुगतान होगा तो कुल भुगतान माइनस कर दिया जाता है तो क्या होता है, उससे हमारा भुगतान शेष घाटा निकल कर आ जाता है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जो भुगतान शेष घाट है वो दो प्रकार का होता है, एक तो चालू खाता और दूसरा होता है हमारा पूंजी खाता। तो हमारे चालू खाते में क्या होता है, हमारे चालू खाते में जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका आयात निर्यात होता है। यानी कि जो चालू खाता है उसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात ही शामिल होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, इसका पूंजी खाता होता है। जो पूंजी खाता होता है उसमें निवेश और उधार जो होता है वो शामिल होता है पूंजी खाते में। हम 1991 से पहले की बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उस समय क्या था, जो चालू खाता था वो ऋणात्मक था, यानी कि नेगेटिव में गया हुआ था, ऋणात्मक था वो। इसका मतलब है अगर किसी देश का जो चालू खाता है वो ऋणात्मक होता है तो उसकी जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होता है, कम होता है। क्यों चालू खाता ऋणात्मक था, क्यों हम वस्तु और सेवाओं का जो निर्यात आयात है वो कम था, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर किसी वस्तु को बाहर से मंगवाते थे यानी कि आयात करते थे तो इससे क्या होता था, उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, भारी कर लगा दिया जाता था, जिससे कि वो वस्तु और महंगी हो जाती थी। अगर हम किसी देश की वस्तुएं अपने देश में नहीं मंगवा रहे हैं, उस पर भारी कर लगा रहे हैं, तो जो बाकी के देश है वो हमारी वस्तु को क्यों मंगवाएंगे, क्यों हमारे से हमारी वस्तु को खरीदेंगे जब तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो बाकी के देश थे वो भी क्या है, अब कम खरीद ज़्यादा वस्तुएं नहीं मंगवाते थे, जिससे कि हमारा आयात तो नेगेटिव में गया हुआ था, साथ ही साथ जो हमारा निर्यात है वो भी क्या है, नेगेटिव में चला गया, ऋणात्मक चला गया, जिससे कि चालू खाता क्या है हमारा ऋणात्मक हो गया। तो हमारा आयात निर्यात का था वो ऋणात्मक था, नेगेटिव में था। इसका मतलब है शून्य भी नहीं था, नेगेटिव में था, ऋणात्मक था। तो इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है यानी कि जो विदेशी मुद्रा होती है वो क्या है, वो कम हो गई थी हमारे पास। तो इससे क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंची थी। तो हमारी जो नीतियां थी, जैसे कि हमने टैक्स लगा रखा था, भारी कर लगा रखा था, इस तरीके की जो और नीतियां थी जिनके कारण हम वैश्वीकरण भी उस समय तक हमने बाहरी देशों के साथ जो डील्स है वो भी करनी बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि हमारा देश डर रहा था कभी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर हमारे ऊपर राज किया है, कभी दोबारा से ऐसा ना हो जाए। इसलिए क्या हुआ, हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गया, जिसके कारण नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी। तो ये इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि जो भुगतान शेष घाटा समझा हमने पहले, जो आपका दूसरी बुक का लास्ट चैप्टर के अंतर्गत ये भुगतान शेष घाटा आता है। फिर हमने समझा इसमें चालू खाता होता है और पूंजी खाता होता है। चालू खाता हमारा शून्य पे गया हुआ है, यानी हमारा चालू खाता हमारा ऋणात्मक है, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या ऋणात्मक है, बहुत कम है विदेशी मुद्रा भंडार, जिसके कारण हमें जो है नीतियां हैं अपनी बदलने की आवश्यकता पड़ी। अब आगे और देखेंगे जब आप कारण तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से समझना है। अगला देखिए खाड़ी संकट। जो खाड़ी संकट है यह 1990 या फिर 1990 से लेके 91 तक चला था, जो खाड़ी युद्ध है। तो ये हमने जो खाड़ी युद्ध है इसके बारे में आपने पोल साइंस में भी पढ़ा होगा। तो जो खाड़ी युद्ध है इसके कारण क्या हुआ कि जो पेट्रोल की कीमतें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण भारत को नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो भारत
तो खाड़ी देशों से जो मुद्रा मिलती थी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, अब वह भी प्राप्त होनी बंद हो गई इस युद्ध के बाद, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह और भी ज़्यादा कम हो गया। तो इसके कारण भी जो आर्थिक स्थिति है वो भारत की बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके कारण ये कहा भी जा सकता है कि जो भुगतान शेष घाटा है वो और भी ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि हमारी जो प्राप्तियां थी, यानी कि जो हम प्राप्त करते थे, विदेशी मुद्रा को प्राप्त करते थे, वो और भी ज़्यादा क्या हो गया था, कम हो गया था खाड़ी युद्ध के पश्चात, खाड़ी युद्ध के बाद। तो इसके कारण क्या है, हमें अपनी जो नई आर्थिक नीतियां हैं उन्हें लागू करना पड़ा, चाहे मजबूरी में करना पड़ा हो। अगला देखिए, विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी। जो विदेशी विनिमय है उसके भंडारों में क्या हुई, कमी आनी शुरू हो गई। और कब ये कमी आनी शुरू हुई है, 1990 में जो ये कमी है, विदेशी मुद्रा जो विदेशी विनिमय है उसके भंडारों में कमी आनी शुरू हो गई। हमारे पास तो इतने भी जो धन है इतना भी नहीं था, इतनी विदेशी मुद्रा नहीं रही थी कि अगर हम 10 दिन तक लगातार 10 दिन तक किसी बाहरी देश से कोई वस्तुओं का आयात करें तो हम उसका भुगतान कर सके, यानी कि हमारी कितनी कमजोर जो स्थिति थी वो हम कह सकते हैं। अब मानिए आप अपने घर में 10 दिन तक का भी राशन नहीं ला सकते हैं तो आपकी कितनी ज़्यादा निम्न स्थिति होगी। तो यही स्थिति हमारे देश की भी हो गई थी कि हम बाहर से अगर आयात करें लगातार 10 दिन तक तो उसका भी हमारे पास आयात का भुगतान नहीं था। तो जो हमारे विदेशी विनिमय है, यानी कि विदेशों के साथ जो विनिमय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, वो भी हमारा जो है वो हम नहीं कर सकते थे। और इसके कारण क्या करना पड़ा, सरकार को इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार को विश्व बैंक से ऋण लेना पड़ा। और जो विश्व बैंक ने फिर हमारे देश की स्थिति देखते हुए जो नीतियों का सुझाव दिया उन्हें क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। जो विश्व बैंक के सुझाव पर या तो हम कह सकते हैं हंसते हंसते स्वीकार करें, या फिर अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं, मानिए अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आपको उसके इशारों पर चलना पड़ता है, ये तो बात होती है। तो इसी तरीके से अगर विश्व बैंक से हमारे देश की सरकार ऋण ले रही थी तो विश्व बैंक ने जो सुझाव दिया कि तुम उदारवाद को अपनाओ, वैश्वीकरण को अपनाओ, तो वो सुझाव हमें मानना पड़ा और मजबूरी में जो है हमें जो ये नई नीतियां हैं उन्हें लागू करना पड़ा। तो इससे हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि जिसके कारण हमें जो अपनी जो नीतियां हैं वो किसी और के दबाव में क्या करनी पड़े, लागू करनी पड़े। ऐसी स्थिति हमारे पास कभी भी दोबारा भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। तो ये भी कारण था एक। अगला देखिए, कीमत जाल। कीमत जाल का मतलब होता है जो वस्तुएं हैं और उनकी जो कीमतें हैं उसके जाल में जो जनता है वो खींची चली जाती है, फिर फंस जाती है। यानी कि जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं ये कीमतें? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का जो स्तर है वो निम्न हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था में घाटा आ जाता है, जो राजकोषीय घाटा पड़ा, हमने भुगतान शेष घाटा पड़ा, विश्व बैंक से ऋण लिया, तो उन सभी को चुकाने के लिए क्या करना पड़ा, सरकार को रिजर्व बैंक जो RBI होता है उससे क्या करना पड़ा, तो अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे जो भारतीय सरकार है उसको ऋण लेना पड़ा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो RBI होती है, जो रिजर्व बैंक होता है, वो ऐसे ही जो मुद्रा होती है उसे छपते नहीं है, उसके लिए भी कुछ मानदंड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें RBI ध्यान में रखते हुए जो नोट है उसे जारी करती है। पर जो सरकार है उसे RBI से ऋण लेना पड़ा। तो इसे आप कैसे समझेंगे कि अगर सरकार RBI से ऋण ले रही है तो आप सोचेंगे कि सरकार ने अगर RBI से उधार लिया है, ऋण लिया है, अपने ही देश के बैंक से ऋण लिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सोचेंगे, क्योंकि ऋण लेके क्या है, सरकार उस घाटे को पूरा कर देगी। पर अगर आप इसे एक इकोनॉमिक्स की नज़र से देखें, एक अर्थशास्त्री की नज़र से देखें, तो आप क्या देखेंगे, अगर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से RBI से अगर ऋण ले रही है सरकार, तो उसे क्या करना इसका मतलब क्या है, ऋण लिया जा रहा है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा जो धन है वो अधिक हो जाता है, तो इसका मतलब सब लोगों के पास क्या है, धन है, अभी सब लोगों के पास मुद्रा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मुद्रा
अधिक मात्रा में लोगों के पास हो जाएगी तो उसका मूल्य नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मानिए कोई करोड़पति है तो उसे उस पैसों की वैल्यू नहीं होती है। वो अगर कोई 10 की चीज़ भी दे रहा है और उसी टाइम पर अगर कोई 50 की चीज़ दे रहा है तो वो क्या करेगा, अगर उसे 50 की चीज़ भी दी जाए तो उसे खरीद लेगा, क्योंकि मुद्रा की उसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी, मनी की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि जब मुद्रा का अधिक प्रसारण हो जाता है तो इससे क्या होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर जो सरकार है अगर वह आरबीआई से ऋण लेती है यानी कि उधार लेती है तो इससे क्या होगा, जो मुद्रा है उसका अधिक प्रसारण हो जाएगा। यानी कि अब जो जनता है उसके पास जो मुद्रा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वह मुद्रा अधिक हो जाती है, कोई भी चीज़ अगर अधिक हो जाती है तो वो अपनी वैल्यू खो देती है, अपना मूल्य खो देती है। तो इसी प्रकार से मुद्रा का भी वही हाल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों के पास तो मुद्रा होगी, धन होगा, परंतु जिससे क्या होगी, जिससे मांग बढ़ जाएगी। हमने ये क्लास 11th में पढ़ा है कि जो मांग और पूर्ति होती है वो क्या होती है, जिससे कि जो मांग है वो बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के पास धन है और जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं वो तो सीमित ही होंगी, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। तो सीमित संसाधनों में उनकी पूर्ति अधिक नहीं हो पाएगी। अगर पूर्ति अधिक नहीं होगी यानी कि लोग उसे खरीदने के लिए तैयार है, पर जो माल है, जो वस्तुएं हैं वो नहीं है उन बेचने वालों के पास। तो इससे क्या होगा, इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे कि मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, कि जब मांग से ज़्यादा पूर्ति हो जाती है तो उसे बराबर करने के लिए जो कीमतें हैं वस्तुओं की उसे बढ़ा दिया जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी, जिससे कि जो कीमत जाल है वो उसके अंदर जो जनता है वो फंसती चली जाएगी। इनडायरेक्टली अगर सरकार आरबीआई से ऋण ले रही है अपने घाटे को कम करने के लिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है, राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए, भुगतान शेष घाटा है उसको कम करने के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो कीमतें हैं वो अधिक बढ़ जाएंगी और इसके कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति का मतलब ही क्या होता है, महंगाई होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये थे आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के कारण, या फिर हम कह सकते हैं नई आर्थिक नीति क्यों हमने अपनाई उसके कारण। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि विश्व बैंक ने जो सुझाव दिए थे उसे मजबूरन जो सरकार है उसे अपनाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो धन है वो बहुत ही कम रह गया था और हमें विश्व बैंक से लोन लेना पड़ा। इसके लिए हमें क्या है, उनके इशारों पर चलना पड़ा, मजबूरी में अपनी नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। अब हम देखेंगे जो नई आर्थिक नीति है वो कौन कौन सी थी और उसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए। अब जो नई आर्थिक नीति थी उसके अंतर्गत 3 नीतियाँ अपनाई गई। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। अब हम तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपसे अलग से पूछा जाता है कि उदारीकरण की जो नीति है उसके अंतर्गत कौन कौन से जो आर्थिक सुधार है वो किए गए या फिर कौन से कदम उठाए गए। तो देखिए उदारीकरण देखते हैं हम। पहली थी नीति उदारीकरण, तो उदारीकरण के नाम से ही आपको समझना है आज़ादी, फ्रीडम। तो आपको याद रखना है, इसके नाम के साथ ही आप याद रखिए इसका मतलब होता है आज़ादी। इसका अब हम अच्छे समझते हैं इसे आज़ादी क्यों कहा जाता है, या फिर इसे समझने के लिए आज़ादी जो है वो क्यों इसका शब्द प्रयोग किया गया है। सरकार द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, जितने भी नियंत्रण लगाए गए थे अर्थव्यवस्था पर, उनसे मुक्ति ही क्या है, उदारीकरण कहलाती है। उन सब की आज़ादी ही क्या है, उन सब की आज़ादी ही उदारीकरण कहलाती है। इसलिए उदारीकरण के साथ मैंने आपको आज़ादी वर्ड जो है याद करने के लिए कहा है, क्योंकि जो सरकार ने अभी तक 1990 तक जितने भी प्रतिबंध लगाए, चाहे वो लाइसेंस नीति हो इसी के, या फिर आयात लाइसेंस नीति हो, विदेशी मुद्रा पर जो नियंत्रण लगाया गया, या फिर वस्तुओं की जो कीमत है उस पर जो नियंत्रण लगाया गया, उन सब से आज़ादी ही क्या कहलाई, उदारीकरण कहलाई। अब देखते हैं हम उदारीकरण के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार किए गए थे वो कौन कौन से किए गए हैं। ये उदारीकरण के कारण ऐसा क्यों किया गया कि जो उदारीकरण है ये उदारीकरण की नीति क्यों अपनाई गई, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ था, जो सरकार ने जितने प्रतिबंध लगाए थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया गया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, तो इससे क्या हुआ, जो कामकाज था, जो
इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी इस नियंत्रण की, प्रतिबंध की जो सरकार के द्वारा लगाई गई थी, उसकी कमी यही थी कि इससे भ्रष्टाचार फैला, अकुशलता फैली। जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो आयात प्रतिस्थापन नीति थी उसके तहत हमने जो कमी पढ़ी थी, उसकी बुरे प्रभाव पढ़े थे, उसमें यही पढ़ा था कि इसके कारण अकुशलता फैली, भ्रष्टाचार फैला। तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब ही क्या था? जो नियंत्रण किए गए थे सरकार के द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। सरकार ने तो यही सोच के किया था, पर उससे अकुशलता फैली, भ्रष्टाचार फैला। इसके लिए सरकार को अब नई नीतियों का सहारा लेना पड़ा, उदारीकरण को अपनाना पड़ा, जिसे सरकार नहीं अपनाना चाहती थी स्टार्टिंग में, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि इससे क्या होता है, हर क्षेत्र क्या होता है, आज़ाद होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो पूंजीपति होते हैं वो तो बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पूंजीपति होते हैं वो तो और भी अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उन पे अब कोई नियंत्रण नहीं होगा। पर अब मजबूरी में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा घाटा जो था उसे भी तो कम करना था। तो अब देखिए उदारीकरण के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार किए गए थे, जो आर्थिक नीति है वो हमारे 1991 में, जुलाई 1991 में अपनाई गई थी आर्थिक नीति। तो आपको याद रखना। तो देखिए, पहला, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन। जो औद्योगिक लाइसेंस है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म करना या फिर ख़त्म कर देना। तो जो औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया थी, जो पहले जो सरकार के द्वारा लागू की गई थी कि कोई भी उद्योग, जो निजी उद्योग है, निजी उद्यमी है, अगर वह अपना उद्योग खोलना चाहता है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तभी वह उद्योग खोल सकता है। परंतु अब जो उदारीकरण है उसके तहत क्या किया गया, केवल जो 5 ही ऐसे उद्योग रह गए जो लाइसेंस बनवाएंगे ना, तो बाकी जितने भी उद्योग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो खोल सकते हैं बिना लाइसेंस के। बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। अब ये 5 उद्योग कौन से थे? ऐसे कौन से 5 उद्योग थे जिनको लाइसेंस बनवाना था? तो ये 5 उद्योग आपको याद रखने हैं। पहला था शराब। अगर कोई भी शराब का उद्योग खोलना चाहता है, शराब का धंधा करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। दूसरा सिगरेट। जो सिगरेट का अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे भी क्या है? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा सरकार के द्वारा। तो कुछ ऐसे उद्योग थे ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, सरकार को उनकी जानकारी होनी बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका डाटा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन जो उद्योग है वो हर कोई खोल के बैठ जाए तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए इन पर क्या है? पाबंदी लगाई गई, लाइसेंस प्रक्रिया लगाई गई। तो पहला शराब, दूसरा सिगरेट, तीसरा रक्षा उपकरण। कोई भी रक्षा उपकरण का निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। चौथा है औद्योगिक विस्फोटक और आखिरी का है खतरनाक रसायन। तो इन 5 उद्योगों के अलावा जितने बाकी उद्योग हैं वो क्या है? बिना सरकार की आज़ादी के, बिना लाइसेंस प्रक्रिया के क्या कर सकते हैं? उद्योग खोल सकते हैं। तो ये क्या है? पहली छूट मिली थी उन्हें। अब दूसरा देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है? एक तो विस्तार का मतलब होता है फैलना, संकुचन का मतलब होना सिकुड़ना, सिकुड़ना। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि हमने पहले देखा था कि 1990 तक की, अभी तक हमने जो 5 चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें हमने 1990 तक की चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो हमने पहले देखा था कि जो सरकार ने जो पाबंदियां लगाई, नियंत्रण लगाया, वो केवल निजी उद्योगों पर लगाया, सार्वजनिक उद्योगों पर नहीं लगाया, सार्वजनिक क्षेत्रों पर नहीं लगाया। तो इससे क्या हुआ? जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका विस्तार होता गया, जिसके कारण अकुशलता फैली, भ्रष्टाचार फैला। क्योंकि जो सार्वजनिक जो उद्योग एक बार खुल जाते थे उन्हें बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई भी उसकी जो मार है, कोई भी उसका नुकसान नहीं झेलना चाहता था। कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका नुकसान नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए उसे बंद करना मुश्किल था। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका खूब विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। परंतु जब उदारीकरण की नीति के तहत एक कदम यह उठाया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके विस्तार पर रोक लगाई जाए, तो सरकार ने क्या किया? जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित केवल 17 उद्योग तय किए गए कि जो 17 उद्योग हैं वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। और फिर इस संख्या को घटाकर 8 कर दिया गया, यानी कि सरकार ने पूरी तरीके से निजीकरण भी नहीं किया, परंतु जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनकी संख्या घटाकर 8 कर दी गई, जो आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र थे।
तो इसके द्वारा जो निजी क्षेत्र है उसको विकास करने में मदद मिली। और अब अगर बात करें, पहले तो 8 थे, यानी कि पहले 17 थे, फिर उसे घटाकर 8 कर दिया गया और 2010 से 11 में उसे घटाकर केवल 2 उद्योग कर दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत केवल 2 कर दिए गए, जिनमें परमाणु ऊर्जा और रेलवे 2 ही क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और बाकी के जितने भी हैं वो चाहे वो मिक्स हों, मिश्रित हों, चाहे वो निजी हों, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा और रेलवे, इन पर क्या है, इन पर केवल सरकार का एकाधिकार होगा। इसका मतलब ये है, एकाधिकार का मतलब क्या होता है, केवल सरकार ही क्या है उसकी मालिक होगी, सरकार का ही पूर्ण रूप से एकाधिकार होगा। अब देखिए, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। पहले कुछ ऐसे जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, लघु जो उद्योग थे, उनके लिए जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे, यानी कि कुछ ऐसे उत्पादन करने के जो क्षेत्र थे जिन पर आरक्षण लगा दिया गया था कि जो छोटे जो उद्योग हैं वही क्या कर सकते हैं, इन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, इन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये इसलिए किया गया था कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो भी क्या हो, विकसित हों, समान रूप से जो विकास है हमारे देश में हो सके, इसलिए किया गया था। परंतु अब जैसे हमारे देश में जो राजकोषीय घाटा हुआ और घाटे की इतनी मार झेलनी पड़ी, और उदारीकरण के अंतर्गत क्या किया गया, उदारीकरण जो होता है उसके अंतर्गत यही होता है कि जो भी प्रतिबंध है वो सब हट जाएं और बाजारी शक्तियां ही तय करें कि क्या उत्पादन करना है और क्या नहीं करना है। तो जो आरक्षित क्षेत्र थे वो क्या है, अब उत्पादन के जो आरक्षित क्षेत्र थे वो हटा दिए गए। अब जो छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए जो आरक्षण किया गया था वस्तुओं सेवाओं पर, वो अब हटा दिया गया। अब उसका उत्पादन कोई भी कर सकता था उन वस्तुओं और सेवाओं का, जो पहले केवल छोटे उद्योग करते थे, जिनका उत्पादन अब कोई भी उसका उत्पादन कर सकता है। अब देखिए, उत्पादन क्षमता का विस्तार। जैसे कि जो उदारीकरण है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो लाइसेंस है वो प्रक्रिया हटा दी गई थी कि अब लाइसेंस मुक्त जो है उत्पादन किया जाएगा, और किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अब। जिससे क्या हुआ, जो उत्पादन क्षमता है उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। क्योंकि अब क्या है, अब सरकार से नहीं पूछना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या उत्पादन किया जाए, किस लिए उत्पादन किया जाए और किस चीज़ से उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन लेगा, अब बाजारी शक्तियां लेगी, ना कि सरकार लेंगी, जिससे कि जो उत्पादन क्षमता है उसका विस्तार हो सका। तो ये भी एक सुधार किया गया उदारीकरण के द्वारा कि जो लाइसेंस प्रक्रिया है वो हटा दी गई और भी जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए, जिसके कारण जो क्षमता का विकास है वो हो सका। अब देखिए अगला, नेक्स्ट है हमारा पूंजीगत वस्तु की आयात की स्वतंत्रता। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, फर्स्ट बुक की चैप्टर 1 में, कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो लंबे समय के लिए ली जाती हैं। जैसे कि जो मशीनें हैं वो पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उदारीकरण का एक मतलब यह भी था कि जो उदारीकरण के द्वारा क्या किया जाए कि उद्यमी हैं, जो भी उद्योगपति हैं वो क्या कर सकते हैं, पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, जिस पर पहले रोक थी। उदारीकरण का मतलब एक तरीके से यह भी देखा जा सकता है कि अगर किसी उद्योगपति को अपनी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का आयात करना हो, तो उसके लिए उसे सरकार से अनुमति लेने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब उसे आयात कर सकता था अगर वह उसके उद्योग धंधे को बढ़ाए। तो सरकार का मकसद यही था कि इससे क्या हो, अधिक से अधिक उद्योग खुले, अधिक से अधिक क्या हो, उत्पादन हो, जिससे कि जीडीपी में वृद्धि हो।